हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी लोग सीटेट पेपर 2, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सभी लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के लेसन 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां पाठ का अध्ययन करेंगे। साथियों, इस क्लास में दैनिक जीवन में पृथक्करण की जो विधियां होती हैं, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिया गया है, जिसको आप वन लाइनर के रूप में देखेंगे। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस क्लास के अंत में आप सभी लोगों के लिए 3 प्रश्न रहेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो साथियों, हम सभी लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यह जान लीजिए कि यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां पाठ पर आधारित जो पहला मुख्य पॉइंट है वह यह था कि किसी ठोस मिश्रण में जो पहला मुख्य पॉइंट है वह है कि किसी ठोस मिश्रण में हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? हस्तचयन। मान लीजिए कि आपके पास चावल है, चावल में कंकड़ भी है, कुछ भूसी भी है, तो आपको इसे अलग करना है। तो आप इसमें से ठोस पदार्थ है, मिश्रण का अर्थ ही होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हों जिनकी मात्रा अनिश्चित हो, वो सभी पदार्थों का मेल मिश्रण कहलाता है। तो इन मिश्रण वाले पदार्थों में से हमें सभी को अलग अलग करना है, तो हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं वह प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। तो देखते हैं, जैसा कि पॉइंट्स बना है कि किसी ठोस मिश्रण में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। बुक पर आधारित जो चित्र है, आप चित्र के माध्यम भी दे सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो कि अनाज में से कंकड़ को अलग कर रहे हैं, तो इसमें ये लोग हस्तचयन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। अगला पॉइंट जो है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? अभी हमने आपके सामने ये जिक्र किया कि मिश्रण जो होता है वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण में किसी भी पदार्थ की कोई मात्रा निश्चित नहीं होती है। अगला पॉइंट है मिश्रण में से भारी और हल्की अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की विधि ओसाई या विनोइंग कहलाती है। देखिए, इससे प्रश्न सीटेट में बनता है कि विनोइंग क्या है या ओसाई क्या है। तो ओसाई को ही विनोइंग कहा जाता है। पहले ये जान लीजिए आप लोग, ओसाई को ही विनोइंग कहा जाता है। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि जब किसान जो होता है अपने अनाज को साफ करने के लिए हवा की दिशा में अनाज को ऊपर करके नीचे छोड़ता है, तो जो उसमें से गंदगी होती है, भूसा होता है या खरपतवार होते हैं, वह हवा के प्रेशर से, हवा के दबाव से या हवा के झोंकों से वह घास फूस या फिर भूसा जो भी होता है वह बाहर निकल जाता है और अनाज एक तरफ साफ सुथरा निकलता है। तो वह प्रक्रिया ओसाई कहलाती है। तो पुनः एक बार देख लेते हैं कि मिश्रण में से भारी और हल्की अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की विधि ओसाई या विनोइंग कहलाती है। इसे आप सभी लोग चित्र के माध्यम से देख लीजिए। जैसे एक किसान है, अनाज को सूप के में अनाज को लेकर के ओसाने की क्रिया कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि भूसा एक तरफ जा रहा है और अनाज एक तरफ नीचे गिर रहा है। तो इससे
भूसा अलग हो गया और अनाज एक तरफ साफ सुथरा मिल गया। अगला पॉइंट है इस पाठ के अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के पूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग क्या अर्थ होता है कि किसी भी अनाज के पूलों को हम लोग अगर पीट करके अनाज को अलग कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाएगी। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वह गट्ठर लिए हैं, अनाज का बंडल लिए हैं और उसको किसी ठोस वस्तु पर पीट रहे हैं, जिससे अनाज अलग हो जाएगा और उसके जो खरपतवार या अवशिष्ट होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो यह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाएगी। और अब तो थ्रेसिंग के लिए तो नए नए यंत्र बन गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं और भी जाने के पॉइंट के अंतर्गत कि तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेसर नामक थ्रेसिंग मशीनें निर्मित की गई हैं। इन मशीनों का उपयोग पूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेसिंग और ओसाई दोनों का कार्य एक साथ करती हैं। अब ऐसे ऐसे थ्रेसर आ गए हैं या थ्रेसिंग मशीनें आ गई हैं जिसमें कि अनाज के गट्ठर को डालते ही अनाज एक तरफ हो जाता है और उसके भूसा अलग हो जाते हैं, अर्थात थ्रेसिंग का कार्य और ओसाई का कार्य दोनों एक साथ हो जाता है। अगला पॉइंट है पृथक्करण की विधि। पृथक्करण की विधि में जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात जब कोई पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं, उनमें जो है कणों के आकार अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तब हम चालन विधि का प्रयोग कर करके पृथक्करण कर सकते हैं। चलनी की सहायता से हम अलग, जैसे आपके सामने आटा है और उसमें चोकर जो है, दोनों के आकृति, आटे की आकृति आकार जो होता है और चोकर का आकार अलग अलग होता है। तो हम चालन विधि के द्वारा हम चोकर को अलग कर लेते हैं और आटा हमें अलग मिल जाता है। इसे हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, चालन विधि के द्वारा पृथक्करण को अपनाया जा रहा है, पृथक्करण किया जा रहा है। आगे है इस पुस्तक में जो अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से यह इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान में सांभर झील से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। नमक से संबंधित कुछ पॉइंट्स इसमें थे, जिसमें से यह महत्वपूर्ण पॉइंट लिया गया है कि राजस्थान में सांभर झील से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं कि सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है, पहला चीज़, और जो सांभर झील से है साधारण नमक प्राप्त किया जाता है, याद कर लीजिएगा इसे। आगे है क्या आप जानते हैं, पॉइंट्स के अंतर्गत है कि समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रायः इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया को अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आयुर्वेद में जो भी जड़ी बूटियां उपयोग में लाई जाती हैं, उन सामग्रियों को छाया में सुखाया जाता है, जिससे कि इनका वाष्पीकरण, जो जल का वाष्पीकरण होता जरूर है, लेकिन औषधि के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं वह नष्ट नहीं हो पाते हैं। इसे आप सब लोग जानते रहिएगा। आगे है अगला पॉइंट है इस पुस्तक में पृथक्करण की विभिन्न विधियों के अंतर्गत कि वाष्पीकरण या वाष्पन, यह तो पिछले पाठ में आप लोग पढ़ चुके हैं कि वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में बदल जाता है। ये तो आप जानते हैं कि वाष्पीकरण या वाष्पन यह प्रक्रिया है जिसमें द्रव जो होता है वाष्प में बदल जाता है। ठीक, आगे इसमें जो दिया हुआ है कि इसका प्रयोग जो है, इस विधि का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वह एक द्रव में घुले, यहाँ खुले नहीं रहेगा, घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। अगर द्रव में कोई ठोस है, घुला हुआ ठोस है, तो हम वाष्पन की प्रक्रिया अपना करके या वाष्पीकरण की प्रक्रिया अपना करके हम उसे अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल वाष्पित होकर के खत्म हो जाएगा और जो ठोस रहेगा हमारा बचा का बचा रह जाएगा, हमें ठोस पदार्थ मिल जाएगा।
अगला पॉइंट है और यह भी हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। पॉइंट में यह है कि किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया अवसादन या सेडिमेंटेशन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम अभी समझते चलते हैं, जैसे चावल है और पानी है। चावल और पानी को एक में मिला दीजिए, तो इसमें जो वजन पदार्थ होता है, जो अघुलनशील पदार्थ है या चावल जो है वह नीचे बैठ गया, वह तली में जाकर के बैठा हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा? वह प्रक्रिया अवसादन कहलाएगी। और जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाला जाता है, अगर हम जब तिरछा करके उसमें से पानी को बाहर निकाल दे रहे हैं, तो वह उस प्रक्रिया को निस्तारण या डिकेंटेशन कहते हैं। जब हम पानी को निकालते हैं तो वह क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसे आप सभी लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें चाय का भी उदाहरण दिया गया है और चावल का भी उदाहरण दिया गया, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा किए हैं। निस्यंदन, अगला पॉइंट जो है निस्यंदन। निस्यंदन अर्थात फिल्टरेशन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। जो फिल्ट्रेशन का होता है, छानने की प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन अर्थात छानने की जो प्रक्रिया है, इसमें इसका उपयोग हम कब करते हैं? जब अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से अलग करना होता है, तब फिल्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बालू और पानी को अलग करना है, तो आप छान दीजिए, बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं और भी जाने के अंतर्गत, फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। फिल्टर पत्र के अतिरिक्त किसका उपयोग किया जा सकता है? कपास, चारकोल और रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। हाइलाइटेड कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा आप लोग कि क्यों हाइलाइट किया जा रहा है। आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं पॉइंट्स के अंतर्गत है टी बैग यानी कि चाय की पत्ती की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी। टी बैग पहले कैसे बनाई जाती थी? रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल सकता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। तो टी बैग का क्या उपयोग है? टी बैग जो है चाय की पत्ती को छानने का काम करता है, अर्थात निस्यंदन जाली काम करता है। टी बैग जो है फिल्टर पत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, इस बुक के अंदर जो इस पाठ के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है कि मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। मथनी का उपयोग जो है दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। हाईलाइटेड है, ध्यान दीजिएगा, क्यों हाईलाइट किया जा रहा है आप लोग समझ जाइएगा। अगला पॉइंट है कि चुंबक का उपयोग। चुंबक आप सभी लोग जानते हैं और पढ़ाया भी गया है। चुंबक को और जाने पाठ के अंतर्गत चुंबकों को जाने पाठ के अंतर्गत चुंबकों के बारे में बताया दिया गया है। इसे आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि जो होती है या पृथक करना जो है चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है या कहते हैं। जैसे लोहा है और चुंबक है, लोहा है और मिट्टी है, कण है, बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं एक में, तो इसमें हमें लोहे को अलग करना है, अर्थात चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होंगे और चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होंगे।
तो इसमें जो लोहा होगा, मिट्टी है, बालू है, और लोहे के कील हैं। तो जो लोहे का कील होगा वो चुंबक से आकर्षित होगा तो वह अलग हो जाएगा, और जो भी कंकड़ पत्थर होंगे वो सब क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो अचुंबकीय पदार्थ अलग हो जाएंगे और चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाएंगे। तो चुंबक का प्रयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को जो अलग करने की जो विधि होती है या अलग करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। आगे देखते हैं, चित्र के माध्यम से आप लोग देख भी सकते हैं कि चुंबक के द्वारा कैसे कील को अलग किया जाता है, यानी कि चुंबकीय पदार्थ को अलग किया जा रहा है और अचुंबकीय पदार्थ को अलग किया जा रहा है। और भी जानने के अंतर्गत आप सभी लोग देख लीजिए, आजकल पुनर्चक्रणकर्ता यानी कि रिसाइक्लर अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। जो रिसाइक्लर होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों में से लोहे की वस्तुओं को जब अलग करना होता है तो विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। कई उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों में प्रायः अनुपयोगी लोहे की कतरने यानी कि स्क्रैप आयरन, लोहे की कतरने अर्थात स्क्रैप आयरन होती हैं। इसे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है। देखिए चित्र में लगा हुआ है। आगे है अनुपयोगी लोहे की कतरनों का उपयोग पुनर्चक्रण करके उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। और इस पाठ पर आधारित आइए और अधिक सीखें। जैसा कि क्लास के शुरुआत में बता दिया गया था कि इस पाठ पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला प्रश्न जो है वह पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का प्रयोजन है। ऑप्शन आपके 4, निस्यंदन, छटाई, वाष्प निस्तारण। उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके देंगे। निम्नलिखित में से दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है? तेल का पानी से, रेत का पानी से, मक्खन का दूध से, ऑक्सीजन का वायु से। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे आप सभी लोग। तीसरा प्रश्न है, निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रायः अनिवार्य होता है? ऑप्शन है उपकरण का आकार, वायु की उपस्थिति, छिद्रों का आकार, मिश्रण का तापमान। अगर इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। हम सभी लोग पुनः अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।